को योगी कैबिनेट की बैठक होगी। लोक भवन में इस बैठक का आयोजन होगा। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। नई योजनाओं पर बता दें कि मोहर लगने की उम्मीद है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। इस सबसे बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ में 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे लोक भवन में होने वाले योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और नई योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगने की भी उम्मीद है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा। और इसके साथ ही लखनऊ में 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे लोक भवन में होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और नई योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगने की भी उम्मीद है। लोक भवन में इस बैठक का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। राज्य के विकास पर चर्चा संभव है और अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। इसी पे रुक करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ आरसी भट्ट जी का। आरसी जी, क्या कुछ जानकारी है? बैठक का आयोजन होगा, क्या क्या अहम रहने वाला है बैठक में? वर्षा, सबसे पहले तो 2 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है जी। और ये जो कैबिनेट की बैठक है 2 दिसंबर की, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। सबसे पहले तो दिसंबर का महीना निश्चित रूप से साल का आखिरी महीना होता है और उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का एक संक्षिप्त सत्र भी आहूत किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग से अनुपूरक बजट भी विधानसभा से पास होकर वित्तीय स्वीकृतियों को भी जारी करना रहता है, क्योंकि 31 मार्च तक जो काम कराए जाने हैं उत्तर प्रदेश में विकास के, वो यह एक बड़ा एजेंडा रहता है सरकार का, क्योंकि उसके लिए वित्त विभाग जो है वो विधानसभा में अनुपूरक बजट आता है और वित्तीय स्वीकृतियों को जारी करने के लिए अनुपूरक बजट दिया जाता है। उसके बाद वो वित्त विभाग इसको विभिन्न विभागों में 31 मार्च 2026 तक जो काम कराए जाने हैं, फाइनेंशियल ईयर जो 2026 है, तो उसका 25-26 के फाइनेंशियल ईयर के कामों को के लिए एक संक्षिप्त सदन भी आहूत की जा सकती है। इसकी भी बड़ी संभावना है। और साथ साथ प्रदेश में जितने भी विकास के कार्य हैं उनकी वित्तीय स्वीकृतियों के लिए कैबिनेट से चीजें पास होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में मथुरा, काशी और साथ साथ अयोध्या, ये जो धार्मिक पर्यटन स्थल है, इन धार्मिक पर्यटन स्थलों को लेके प्रदेश सरकार गंभीर है और इस एजेंडे के भी तमाम योजनाएं, परियोजनाएं वो भी वित्तीय स्वीकृतियों के लिए आ सकती हैं। उनके तमाम प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ सिंचाई की अभी थोड़ी दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी। सिंचाई की कई परियोजनाएं हैं जो अब जनवरी से उसका निविदा प्रारंभ होगी। वो योजनाएं 10 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी, मार्च के लास्ट या 10 अप्रैल के आसपास। तो उसको भी लेकर उसकी भी मंजूरी कहीं न कहीं कैबिनेट में लाया जा सकता है। सरकार को अब जल्दी है, क्योंकि लगभग 11 माह कुल रह गए हैं, यानी कि जनवरी 2027 में आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। उसके बाद कोई भी कार्य कराए नहीं जा सकेंगे नए, तो उसको लेकर सिर्फ 11 माह अभी सरकार के पास मौका है जिसमें वो विकास के कार्यों को आगे ले जाए। इसलिए ये कैबिनेट बैठक जो इस समय दिसंबर महीने में हो रही है, वो तमाम वित्तीय स्वीकृतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी आरसी जी, अगर बात करें प्रशासनिक सुधार की, तो बैठक में प्रशासनिक सुधार को लेकर क्या कुछ अहम देखने को मिल सकता है? वर्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। प्रशासनिक सुधार में सबसे पहले तो
अधिकारियों, जो योग्य और कर्मठ अधिकारियों की तैनाती, क्योंकि आमतौर पर उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि तमाम भ्रष्ट IAS अफसर जो है वो जिलाधिकारी के पद पर तैनात हैं और साथ साथ कई प्रमुख सचिव हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनके बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। पहले भी कई बार सरकार का ध्यान हमने इस तरफ आकर्षित किया था और उच्च अधिकारियों से मिलकर। तो प्रशासनिक सुधार, तो अगर ये कहा जाए वर्षा की सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश में, सरकार पारदर्शी तरीके से कहीं न कहीं काम करे। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप भी लगाया है, हम इसको भी थोड़ा सा जोड़ेंगे कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है और हर योजनाओं में कमीशन लिया जा रहा है। तो प्रशासनिक सुधार के तहत मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा और प्रशासनिक सुधार के लिए कई बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जी वर्षा। आरसी जी, अगर बात करें विकास कार्यों की, तो जो योजनाएं हैं, कई ऐसी योजनाएं होती है जो जनता तक नहीं पहुंच पाती है या उनको पहुंचाने का माध्यम ठीक नहीं होता। अगर बात करें इसकी, तो बैठक में क्या इसको लेकर भी कुछ देखने को मिल सकता है? वर्षा, ये भी अहम सवाल है कि सरकार शासन से जो योजनाएं मंजूर करती है उसका ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। और ये निश्चित रूप से जो है ये सरकार को समझना चाहिए कि जिस पर वो वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर रहे हैं जिन योजनाओं को लेकर और जिन तमाम परियोजनाओं को वो शुरू कर रहे हैं, और वो ग्राउंड लेवल पर उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, अधिकारी सही काम कर रहे हैं कि नहीं, उस योजनाओं का फायदा किसानों से लेकर और जो गरीब तबके के लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये बड़ा अहम सवाल है। और इस सवाल को सरकार के मुख्य सचिव हैं SP गोयल, लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिलाधिकारी, प्रमुख सचिव और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ वो लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी एक बड़ा सवाल है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो लटकी क्यों हैं, क्योंकि उनको वित्तीय स्वीकृतियां नहीं मिल पा रही हैं। जब तक पैसा मिलेगा नहीं तब तक वो योजनाओं का क्रियान्वयन कर नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ अगर वित्तीय स्वीकृतियां जारी भी हो गई और वो योजनाएं जनपदों में भेज दी गई तो वहां जिलाधिकारी के द्वारा और विभिन्न विभागों के द्वारा किस तरह से कार्य कराए जा रहे हैं, उसमें कहीं घोटाला तो नहीं हो रहा है, कमीशनबाजी तो नहीं हो रही, इसकी आम शिकायतें हो रही हैं। तो ये अहम सवाल है कि ग्राउंड लेवल पर मात्र 11 महीने बचे हुए हैं पूरी तरह से सरकार को काम करने का, तो ग्राउंड लेवल पर ये तमाम चीजें अब तेजी से मुख्यमंत्री को देखनी पड़ेंगी। जी ठीक है आरसी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने मैनपुरी जिले के 4 डॉक्टरों को लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया। इसकी आधिकारिक जानकारी उन्होंने गुरुवार देर शाम अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए दी। डिप्टी CM ने लिखा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैनपुरी के PSC और CSC भोगांव और PSC सुल्तानपुर एवं PSC करहल पर तैनात 4 चिकित्सा अधिकारी लंबे समय से अनुपस्थित थे। 4 डॉक्टरों की सेवा समाप्त कर दी गई है। दो 2016 से लेकर 2020 तक का है। चिकित्सक जो है काफी लंबे समय से अनुपस्थित थे और यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद कुछ लोग तो ज्वाइन करते ही इसमें से चले गए थे, दोबारा आए नहीं, और कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन काम किए और उसका फिर चले गए। उन्होंने कोई सूचना दी न बताया कि अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति का कारण क्या है। इसी संबंध में जो उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाता रहा, शासन द्वारा निर्धारित जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक कार्रवाई की गई है। उसमें एक डॉक्टर एक अरुण सिंह है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरपुर, ब्लॉक करहल, डॉक्टर शरद कुमार गुप्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेखराजपुर, और ललित कुमार पांडे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा के चिकित्सक। बाकी का और लोगों पे कार्रवाई हुई है तो नाम लेटर हम लोग को मिला नहीं, मिलते ही वो भी मैं बता दूंगा। देश की DGP दूसरी तिमाही में 8.9% की रफ्तार से बढ़ी है। इस आर्थिक उछाल को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह शुभ संकेत है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखती है। बिहार जीतने के बाद अब हमारी नजर बंगाल पर होगी। हमारे पास विकसित भारत के 25 वर्षीय संकल्प को पूरा करने के लिए प्राप्त समय है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित काशी के रूप में देखने को मिल रहा है और अभी 25 वर्ष विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे पास समय शेष है। लेकिन जब 2047 अर्थात आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत के रूप में हम दुनिया में सबसे आगे होंगे, ऐसा हम सबका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। आज जो 6 महीने का आंकड़ा आया है, हमारी जो आर्थिक प्रगति है वह 8% से ऊपर आई। यह शुभ संकेत है कि हमारे देश के जो 140 करोड़ लोग हैं वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा रखते हैं। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगा चुकी है। लोकसभा के बाद हम लोग हरियाणा विधानसभा चुनाव जीते, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीते, दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव जीते और अभी बिहार की ऐतिहासिक विजय के बाद आप सबसे मिल रहे हैं। लेकिन अब अगला लक्ष्य हमारा पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाने का है, वहां सुशासन लाने का है, वहां का जंगल राज। मैनपुरी से बड़ी खबर है, मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जीएसटी में कटौती की गई है। जयवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया। अमेरिका ने देश के लोगों को परेशान किया और अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर परेशान किया है। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, मैनपुरी में केंद्रीय मंत्री जयवीर सिंह ने हाल ही में जीएसटी में कटौती की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इससे आम नागरिक और व्यावसायिक वर्ग को राहत मिलेगी। मंत्री ने अमेरिका पर निशाना साधा और कहा कि अमेरिका ने देश के लोगों को परेशान किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला, जिससे देशवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इस वक्त बड़ी खबर मैनपुरी से बता रहे हैं, जहां मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया। जीएसटी में कटौती की गई है, इसको लेकर बयान दिया। देखिए, जो भी राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित उसको राष्ट्र के लिए सम्मान देने के लिए, राष्ट्र का भाव प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, इसको गाने में मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ये विषय ऐसा है जो राष्ट्र धर्म से जुड़ा है, राष्ट्रीयता से जुड़ा है, अपनेपन से जुड़ा है, राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा है और राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा है। बधाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, जिनके कुशल वित्तीय प्रबंधन में और जोखिम भरे निर्णय तमाम लेने के बावजूद, लेने के फलस्वरूप जिस तरीके से जीएसटी में कटौती की गई, जिस तरह अन्य अन्य ठोस कदम वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए लिए गए, तो आज हम बधाई देते हैं देश के अपने माननीय प्रधानमंत्री को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को, अपने राष्ट्र और प्रदेश की सरकार को, जिनके कुशल प्रबंधन में देखिए जो भी और इसके साथ ही मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जीएसटी में कटौती को लेकर उन्होंने बयान दिया, जहां बता दें कि उन्होंने कहा कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर लोगों को बहुत परेशान किया है। मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान देखने को मिला है। मैनपुरी से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव, और इसके साथ ही उन्होंने निशाना साधा, अमेरिका पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि अमेरिका ने देश के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। मैनपुरी में केंद्रीय मंत्री जयवीर सिंह ने हाल ही में जीएसटी में कटौती की घोषणा की है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।